विश्वासराव, सदाशिवराव भाऊ सब मर गए थे। वो मस्तानी का बेटा शमशेर बहादुर इस युद्ध में बहादुरी के साथ ही लड़ता हुआ मारा गया। पानीपत में 2 युद्ध पहले हो चुके, ये पानीपत का तीसरा युद्ध था। आप मिडिवल के अंदर पढ़ते हो कि पहले तो आपके बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध हो जाता है, बाद में अकबर के और हेमू के बीच में युद्ध हो जाता है, तीसरा युद्ध हो रहा है अहमद शाह अब्दाली के और मराठों के बीच में। मराठे एक तरीके से मुगल बादशाह की तरफ से जा रहे हैं, क्योंकि मुगल बादशाह से उन्होंने 50 लाख रुपए ले रखे, इसलिए मुगल बादशाह वो जो टेरिटरी है अहमद शाह अब्दाली भले मुगल बादशाह की टेरिटरी पर आक्रमण कर रहा है, पानीपत एकदम दिल्ली के पास आ जाता है, पर जब आपने 50 लाख रुपए लिए हैं तो आप मुगल बादशाह की तरफ से लड़ो, तो मराठों का कोई चिंता नहीं। अब्दाली से इनकी बन नहीं रही थी, पंजाब में ये अपने अधिकारी बनाना चाहते थे, अब्दाली अपना अधिकारी बनाना चाहता। अब्दाली का हर साल भारत पर आक्रमण करना ही था। 1748 में मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में उसने पहला अटैक कर दिया था, ये उसका 5वां अटैक था। तो अब्दाली हर साल आता ही था, इस बार अपने भाइयों की सहायता करने के लिए आ गया, बाकी वालों ने बुलाया इसलिए आ गया वो अपने आप में। तो देखना, तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान का राजा। इट वाज 5th अटैक ऑफ अब्दाली इन इंडिया। ये भारत में अब्दाली का 5वां आक्रमण था। ये याद रखना कि पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली का भारत पर कौन सा आक्रमण था, तो कौन सा आक्रमण था, ये उसका 5वां आक्रमण था। मराठे मुगलों की तरफ से लड़ रहे थे। मराठों की तरफ से जो कमांडर गया था वो जो पेशवा था, उस पेशवा का बेटा था, बहुत छोटा सा यंग एज का बेटा था उसका, विश्वासराव। औपचारिक सेनापति बना के, फॉर्मल कमांडर तो इसको बना के भेजा गया, पर वास्तव में जो शक्ति थी वो सदाशिवराव भाऊ के हाथ में सारी शक्तियां दी गई। ये एक बड़ा अच्छा कमांडर था और भाऊ को कहा गया कि भाऊ, नाम का तो कमांडर वैसे विश्वास राव है, लेकिन युद्ध का संचालन तुम्हें ही करना है, तो दोनों याद रखना। औपचारिक सेनापति विश्वास राव है और रियल कमांडर वास्तविक सेनापति कौन था, सदाशिवराव भाऊ, अर्जुन कपूर। आर्टिलरी का कमांडर, तोपखाने का जो प्रमुख था उसका नाम याद रखना, इब्राहिम खान गार्दी। तोपखाना किसको दे दिया गया, इब्राहिम खान गार्दी को दे दिया गया। कई लफड़े हुए। ये तो भाऊ के लिए कहा जाता है कि भाऊ थोड़ा घमंडी टाइप का आदमी था। वहां पानीपत के मैदान में जब जाकर बैठे तो सर्दी का टाइम, अब्दाली पहले आके बैठ गया था। तो अब्दाली जिस जगह पर कैंप लगा रखे थे वो जगह थोड़ी ऊंची थी, मराठे जिस जगह पर जाके बैठे वो जगह थोड़ी नीची थी। फिर ज्यादातर जो भारत के मुस्लिम थे अब्दाली के पक्ष में, उन लोगों ने बुलाया था। तो ये जहां मराठे बैठे थे इंडिया वाली साइड में बैठे, ये वो उधर वाली साइड में बैठा था। तो इनके पीछे बाकी जितने मुस्लिम राज्य थे उन्होंने घेरा बनाया और मराठों की रसद रोक दी। मराठों की सप्लाई हथियारों की, खाने पीने की, जो भी पीछे से आती थी वो बाकी राज्यों ने रोक दी। तो हिसाब तो ये कहता है कि जब सारे मुसलमान अहमद शाह अब्दाली के पक्ष में हो गए तो सारे हिंदुओं को किसके पक्ष में होना चाहिए था, मराठों के। पर हिंदू मराठों द्वारा ही तंग थे उन दिनों में। तो राजस्थान वाले सारे तंग थे, इन्होंने कोई सहायता नहीं की। पंजाब वाले भी सहायता नहीं कर रहे, सिखों ने भी सहायता नहीं की, इसलिए मराठे उसमें अकेले और पड़ गए। उल्टा ही अपने वाले, बाकी वाले तो वेट एंड वॉच में थे, यार देखो क्या होता है। तो ये कोई मराठों की सहायता करने के लिए गए नहीं, और जाते भी क्यों, वो इनके द्वारा ही तंग थे। महाराज सूरजमल ने इनको कहा मराठों को कि यार मराठों की क्या था कि जब इतने साल तक ये अटैक कर रहे थे तो इतनी विशाल सेना होती थी कि किसी में भारत में तो दम ही नहीं बचा था कि इनका मुकाबला करते। इसलिए ज्यादातर बार तो यह होता था कि मराठे कहीं आक्रमण करते, अगले से रुपए मांगते और अगला रुपए दे दिया करता था। इसलिए मराठों को इतना घमंड था कि यार हमारे से तो लड़ने की औकात ही किसकी है। इसलिए मराठों की सेना में सैनिक तो जाने लग गए कम, और बाकी नॉन मिलिट्री एलिमेंट ज्यादा होते, महिलाएं, नाचने वाली, संगीतकार, खाना बनाने वाले। भरतपुर महाराज सूरजमल जब मिले भाऊ से तो उन्होंने भाऊ को कहा कि भाऊ यार ये लुगाई टाबरों को लेके युद्ध करने कहां जा रहे हो, अब्दाली दुर्दांत योद्धा है, केवल आर्मी लिए हुए पड़ा है, आप यार वहां जाके कोई घर थोड़ी बसाना है अपने को। एक काम करो, लुगाई टाबरों को इधर छोड़ जाओ, अकेले चले जाओ। भाऊ को बड़ा घमंड था इस बात का। भाऊ ने कहा अच्छा अब तुम लोग बताओगे लड़ाई कैसे करनी है और कैसे नहीं करनी है।
और भाऊ उनकी सलाह नहीं मानता। अब कोई सलाह नहीं मानता तो फिर साथ दे ही क्यों? सूरजमल जी खुद वापस भरतपुर आ गए, भाई ठीक है तुम्हारे जैसे करना हो वैसे कर लेना। हालांकि पानीपत मूवी वालों ने तो बड़ा फर्जी सा दिखाया, ये मांग लिया था वो मांग लिया था, कुछ नहीं मांगा, उल्टी सहायता करने के लिए गए थे। मराठों के दिमाग में आई नहीं थी ये बात। मराठों के खुद के सेनापति, अच्छे सेनापति होलकर और सिंधिया, होलकर और सिंधिया का भी कहीं ना कहीं बने नहीं सदाशिवराव भाऊ के साथ में। तो भाऊ के मराठा की जो सेना है उसमें भी पूरा समन्वय नहीं था, कोऑर्डिनेशन नहीं था। फिर कैंप मराठों का नीचे की तरफ लगा हुआ, पीछे से रसद सामग्री रोकी हुई, बरसात और हो गई। बरसात हुई तो जिधर मराठों का कैंप था उधर किचड़ किचड़ और हो गया। फाइनली हालात ये हुए, अनाज चारों तरफ से आना हो गया बंद, घोड़े मरने लग गए, सैनिक मरने लगे बिना युद्ध के। भाऊ युद्ध करने की अनुमति नहीं दे रहा, भाऊ देखे कि थोड़ा वेट एंड वॉच देखते हैं। तो सैनिकों ने आके भाऊ को कहा कि भाऊ अब लड़ लेने दे, भूख से मरेंगे इससे अच्छा लड़के मरेंगे। भूख से मर रहे हैं, कीचड़ की वजह से मलेरिया फैल गई है इसकी वजह से मर रहे हैं, ये घोड़ों के मरने से दुर्गंध हो गई है इसकी वजह से मर रहे हैं, अब लड़ने दे। 14 जनवरी कहा गया कि लड़िए। मराठों का तोप खाना और इस कीचड़ के अंदर फंस गया। इब्राहिम खान गार्दी अपने उन भारी तोपों को निकाल ही नहीं पाया था। निर्णायक रूप से मराठों को हरा दिया गया था। शायद ही महाराष्ट्र का कोई परिवार बचा होगा जिसका कोई व्यक्ति इस युद्ध के अंदर शहीद नहीं हुआ होगा। हालांकि अहमद शाह अब्दाली को भी खूब ही नुकसान हुआ, वो युद्ध तो जीत लेता है लेकिन वह भी आगे नहीं बढ़ पाया। फिर युद्ध जीत के बेचारा चुपचाप उधर पंजाब में अपनी लूट मार कर कुरा के उधर चला गया था। हालांकि एक बहुत बुरा हुआ कि मराठों के जो महिलाएं और बच्चे थे वो घेरे के अंदर फंस गए और कहते हैं अहमद शाह अब्दाली उनको ले गया था। ये बाहर वाले आक्रांता जितने आते थे इनका टारगेट ही महिला और बच्चे हुआ ही करते थे। हमेशा महिलाओं बच्चों को उठा के लेके जाना वो होता ही था। वो भारतीय संस्कृति को समझते ही नहीं थे, भाई यहाँ महिलाओं बच्चों का भी सम्मान होता है कि युद्ध में इन्हें नहीं मारते, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। अभी जो थोड़े दिन पहले युवराज सिंह वाले पापा योगराज सिंह विश्व वमन कर रहे थे तो बोल रहे थे कि हिंदुओं दी कुड़ियां नु अब्दाली टक्के टक्के च लेके गया सी, इसी की बात कर रहे थे। मुझे लगा कम से कम इन्होंने एक सच्चाई की तरफ इशारा तो किया। खूब गलत बात थी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, पर आपने बताया तो सही कि अब्दाली कितना बुरा था, उसने क्या कांड किया उसकी तरफ तो इशारा हुआ कम से कम। तो पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को भयंकर तरीके से हरा दिया गया था। बहादुर इस युद्ध में बहादुरी के साथ ही लड़ता हुआ मारा गया था, बहुत शानदार तरीके से लड़ा था वो भी इस युद्ध में। कहते हैं पेशवा के पास तो समाचार तक नहीं पहुंच रहे थे, इतना पीछे जो बाकी अफगान थे उन लोगों ने घेरा बना दिया था। कोई एक बंजारा, बंजारा समझते हो आप, सामान बेचने वाला, कोई बंजारा उधर पूना की तरफ गया तो पेशवा ने पूछा उससे कि यार हमारे वाले युद्ध करने के लिए गए थे, क्या समाचार है। बंजारे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि पेशवा को अभी तक पता भी नहीं है कि हम भयंकर तरीके से हार गए हैं। पर बंजारे को लगा यदि मैंने अब बता दिया तो पता नहीं क्या रिएक्शन हो बंदे पे अचानक ये सुन के सब। तो कोड वर्ड के अंदर बोलता है कि 2 मोती विलीन हो गए, 2 पर्ल डायमंड आपके विलीन हो गए, समुद्र में मिल गए वापस। कहने का मतलब था तुम्हारे दोनों कमांडर विश्वास राव और सदाशिवराव भाऊ मारे गए। 22 सोने की मुहरें गायब हो गई है, मतलब 22 और अच्छे अच्छे कमांडर तुम्हारे मरे हैं। चांदी और तांबे की तो गिनती भी नहीं की जा सकती। सैनिक तो कितने मरे हैं गिनना संभव नहीं है।
पेशवा को इस समाचार को सुनकर हार्ट अटैक आ जाता है। पेशवा इस समाचार को सुनकर ही मर जाता है। कहा जाता है कि पानीपत के तीसरे युद्ध ने यह फैसला नहीं किया कि भारत पर राज कौन करेगा, बल्कि यह फैसला कर दिया था कि भारत पर राज कौन नहीं करेगा। जो मुगलों के पॉलिटिकल वैक्यूम को लेने के लिए तैयार हो रहे थे, इस युद्ध ने यह स्पष्ट कर दिया कि मराठे भारत पर राज नहीं कर पाए। एक और अच्छा स्टेटमेंट है कि इस युद्ध से मराठे पूरी तरीके से समाप्त तो नहीं हुए, पर भली भांति कुचल जरूर दिए गए थे। हालांकि थोड़े दिनों बाद एक बार फिर वो तैयार हो रहे थे, पर इस बार उनको कुचलने के लिए अंग्रेज तैयार थे। यदि मराठे पानीपत के तीसरे युद्ध में नहीं हारे, तो शायद वो अंग्रेजों की जड़ें भारत के अंदर नहीं जमने देते। वो अटक से कटक वाला अपना पूरा राज्य तो स्थापित कर जाते, पर वो इस युद्ध से इतने कमजोर हुए कि जब तक वापस रीऑर्गेनाइज हुए, अंग्रेजों को संभलने का पूरा मौका मिल गया था। एक और अच्छा स्टेटमेंट है कि पानीपत के तीसरे युद्ध में उस पक्ष को सबसे अधिक फायदा हुआ था जो युद्ध के मैदान में नहीं था, अंग्रेज। कि जब इंडियन सब कॉन्टिनेंटल की दो महत्वपूर्ण शक्तियां आपस में लड़ भिड़ कर एक दूसरे को कमजोर कर रही थी, अफगान और मराठे, तब अंग्रेजों का गवर्नर क्लाइव वापस लंदन जा रहा था इस बात पर चर्चा करने के लिए कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य का स्वरूप क्या होना चाहिए।